एक पिता कुछ लोग से बदला लेने के लिए अपने बेटी को मोहरा बनाता है और उसके बेटी भी अपने पिता के बात में आ जाती है और अपने हाथों पर एसिड डालकर और खुद को कुछ लोग द्वारा एसिड डालने का ढोंग रचती है। पुलिस आती है तो पुलिस के जगह पास भी ऐसे बात करती है और पुलिस के पास भी ऐसा बयान देती है वह लड़की कि पुलिस को भी यकीन होता है कि इसके साथ एसिड अटैक हुआ है। जब पुलिस कड़ी दर कड़ी सब कुछ जुटाती है और सीसीटीवी कैमरा खंगालती है तो पता चलता है कि यह लड़की जो भी बोल रही है वह सारी झूठी बोल रही है। और उसके बाद जब यह सच्चाई सामने आता है कि यह जो किया कराया है वह अपने आप में ही किया कराया है और इनके पिता जो है उनके साजिश है, तो पुलिस के भी होश उड़ जाते हैं। कहानी को पूरा सुनने के लिए वीडियो पर बने रहे। हाँ तो नमस्कार, आप देख रहे थे रियल क्राइम और मैं आपके साथ वीडियो। अगर हमारा मेहनत पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिल्ली में एक लड़की जो कि लक्ष्मी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई किया करती थी और वह सेकेंड ईयर के स्टूडेंट थी। संडे को एक्स्ट्रा क्लास लेने के लिए वह अपने घर से निकलती है। पिछले संडे की बात है। घर से निकलती है और कॉलेज के 200 मीटर पहले वह गाड़ी से उतरती है और वह कॉलेज की ओर जा रही थी। तभी 3 लोग लड़की के पास आते हैं और एक एसिड के बोतल निकालते हैं और लड़की के ऊपर फेंकते हैं। लड़की के हाथ पर एसिड जाके गिरता है और हाथ पूरा तरह से झुलस जाता है। लड़की चिल्लाती है, कुछ लोग इकट्ठा होते हैं और फिर लड़की को हॉस्पिटल लेके जाया जाता है और हॉस्पिटल में डॉक्टर इलाज करते हैं। पुलिस को खबर किया जाता है। पुलिस आती है तो लड़की से बयान लेती है तो लड़की भी यही बोलती है कि सुबह के वक्त 10:50 में हम अपने कॉलेज के लिए निकलते हैं, लेकिन कॉलेज से 200 मीटर पहले एक बाइक पे 3 लोग सवार होकर आते हैं, हमारे ऊपर एसिड फेंक देते हैं और हमारा यह हालत होता है। पुलिस पूछती है कि उन लोग को पहचानते हैं। लड़की तो शुरू में इनकार कर देती है। पुलिस उस जगह पे पहुंचती है, वहां पर देखती है सीसीटीवी कैमरा है क्या, लेकिन वहाँ 200 मीटर पहले जहाँ उतरी थी लड़की वहाँ सीसीटीवी कैमरा था ही नहीं। अगर सीसीटीवी कैमरा होता तो पुलिस को कातिल तक पहुंचना, मुजरिम तक पहुंचना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता, इसलिए कि पुलिस के पास मुजरिम तक पहुंचने के लिए 2 ही रास्ता है, एक सीसीटीवी कैमरा, एक कॉल लोकेशन या तो फिर मोबाइल लोकेशन। पुलिस को ये सब मिलता नहीं है। फिर से पुलिस लड़की के पास पहुंचती है और उससे दोबारा पूछताछ करती है कि आप याद करें कि वह जो लड़के थे उन्हें आप पहचानते हैं क्या। फिर वह लड़की बोलती है हाँ उन लड़कों को पहचानते हैं। एक लड़का का नाम बताती है, वह लड़की जिसका नाम जितेंद्र होता है, और वह लड़की बोलती है कि 1 महीना से यह जो लड़का जितेंद्र वह हमें पीछा कर रहा है और आज हमारे साथ यह किया। उसके बाद 2 नाम और बताती है लड़की, एक का नाम बताती है किसान, एक का नाम बताती है अरमान। पुलिस इन तीनों का तलाश में जुट जाती है, तीनों का कॉल डिटेल निकालती है, कॉल नंबर निकालती है और फिर पहले तो जितेंद्र को कांटेक्ट करती है। पुलिस जब बोलती है कि आप पर एक मुकदमा लगा है इसलिए कि आपने एक लड़की को एसिड फेंक कर जलाया है, लड़का चौंक जाता है। लड़का को पुलिस स्टेशन बुलाती है। लड़का तो कहीं और था, जो जितेंद्र था वह लड़का अगला ही दिन पुलिस के पास पहुंचती है, पुलिस स्टेशन। जितेंद्र तो हैरान था कि हम यहाँ थे नहीं, जिस जगह का बात हो रहा था उस जगह पर जितेंद्र प्रेजेंट में था ही नहीं। पुलिस जितेंद्र से पूछती है, जितेंद्र यही बोलता है कि साहब उस दिन हम कहीं दूसरे जगह थे। पुलिस को यकीन नहीं होती है। उसके बाद वहाँ जितेंद्र का लोकेशन देखा जाता है तो जितेंद्र का लोकेशन जिस जगह एसिड अटैक हुआ था उस जगह से 20 किलोमीटर दूरी में दिख रहा था। पुलिस वहाँ पहुँचती है। वहाँ जब छानबीन करती है तो सचमुच में पता चलता है कि जितेंद्र संडे के दिन यहीं पे प्रेजेंट था, उसी टाइम पर। पुलिस को जब यह चीज़ यकीन हो जाता है और सबूत भी मिल जाता है तो पुलिस जितेंद्र को छोड़ देती है, लेकिन ईशान और अरमान को पुलिस पकड़ती है। उससे भी जब पूछताछ करती है तो ये दोनों भी चौंक जाते हैं, अरे ये दोनों उस जगह पे थे ही नहीं। पुलिस इन दोनों का भी लोकेशन ट्रैक करती है तो ये दोनों का लोकेशन भी कहीं और का बताता है। पुलिस उस जगह जाकर पता करती है तो ईशान और अरमान का प्रेजेंट वही दिखाता है, जिस वजह से पुलिस हैरान थी कि यह केस सोल्व कैसे होगा। पुलिस तीनों को बिठाती है, ईशान, अरमान और जितेंद्र को। तीनों को एक दूसरे को जब देखते हैं तो चौंक जाते हैं, तीनों एक दूसरे को पहचानते हैं। पुलिस को हैरानी हो रहा था कि तीनों एक बैग पर आके एसिड अटैक करते हैं, इतना बड़ा अंजाम देते हैं, लेकिन तीनों एक दूसरे को पहचानते नहीं। ईशान अरमान तो दोनों भाई थे, ये दोनों आपस में भाई थे, जानते पहचानते थे, लेकिन जितेंद्र ये दोनों से काफ़ी ज़्यादा दूरी तक कोई जान पहचान नहीं था। पुलिस को भी यकीन हो गया था कि इन तीनों का आपस में कोई पहचान नहीं है, लेकिन एसिड अटैक के वक्त वह लड़की बोल रही है कि तीनों एक ही बैग पर आए थे, जिस वजह से पुलिस काफ़ी ज़्यादा हैरान थी।
पुलिस फिर फैसला करती है कि अब सीसीटीवी कैमरा जिस रास्ते से वह आई थी उस रास्ते का सीसीटीवी कैमरा खंगाला जाए। पुलिस उस लड़की के घर से लेकर सीसीटीवी कैमरा कॉलेज के बीच में जहाँ जहाँ लगा हुआ था वो खंगालती है। तो वह जो लड़की अपना घर से निकलती है तो लड़की बताई थी कि हम टोटो से निकले थे और वहाँ उतरे थे वही टोटो से। लेकिन जब पुलिस सीसीटीवी कैमरा में देखती है तो वह लड़की स्कूटी पर आती है, वो भी अपना भाई के साथ। पुलिस हैरान कि वह लड़की बता रही है कि हम टोटो से आए थे, लेकिन सीसीटीवी कैमरा कुछ और ही बता रहा है और सीसीटीवी कैमरा के हिसाब से वह लड़की का बयान गलत था। पुलिस फिर से उस लड़की के पास पहुंचती है और उससे पूछताछ करती है। लड़की तो वही दोबारा बयान देती है जो कि पहले दी थी। पुलिस उसके भाई से पूछताछ करती है तो उसका भाई भी इसमें इन्वॉल्व नहीं था, उसके भाई का कोई पता नहीं था। पुलिस फिर इस लड़की से जब सख्ती से पूछताछ करती है तो लड़की टूट जाती है और कहानी सुनाती है, बताती है साहब हमें इस तरह से करने के लिए हमें पापा ने बताया था। उसके बाद जब उसके पापा को पुलिस पकड़ती है और पुलिस स्टेशन लेके आती है, उसके पापा का नाम अखिल खान होता है। उसके बाद जब उससे पूछताछ करती है तो एक नया कहानी सामने आता है। दरअसल बात ऐसा था कि जितेंद्र के पत्नी वही अखिल सिंह के कंपनी में काम किया करती थी और अखिल खान का नज़र था जितेंद्र के पत्नी पर और इसके साथ कुछ गलत हरकत भी किया था, जिस वजह से जितेंद्र का पत्नी पुलिस में एफआईआर करवाई थी और इसके ऊपर मुकदमा चल रहा था। और अखिल खान का कहना था कि यह मुकदमा तुम वापस ले लो या केस को खत्म कर दो, लेकिन जितेंद्र का पत्नी और जितेंद्र का कहना था कि नहीं, यह मुकदमा हम वापस नहीं लेंगे। और ये जो ईशान और अरमान थे उसकी माँ के ऊपर 2018 में एसिड अटैक हुआ था जिसमें अखिल खान का ही आदमी का हाथ था और ये दोनों भी इस अखिल खान पर मुकदमा किए थे। इस वजह से तीनों से बदला लेने के लिए, तीनों का मुकदमा रद्द करने के लिए अखिल खान ने कुछ ऐसा साजिश रचा और अपने बेटी को इसमें इन्वॉल्व किया। बेटी को सारा कुछ बताया कि दोनों का मुकदमा चल रहा है मेरे ऊपर, अगर हम किसी तरह से उन लोग को फंसा दे तो वह मुकदमा वापस ले लेंगे और हम अपना मुकदमा वापस ले लेंगे और हम यह चीज़ छुटकारा पा जाएंगे। उसकी बेटी भी तैयार हो जाती है और उसका बेटी अपने भाई के साथ निकलती है घर से कॉलेज के लिए। 200 मीटर पहले उतरती है जहाँ सीसीटीवी कैमरा था नहीं। ये सब रैकी पहले कर लिए थे कि सीसीटीवी कैमरा कहाँ नहीं है, जहाँ सीसीटीवी कैमरा ना होगा वहीं से हम लोग यह काम करेंगे और वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा नहीं था। वह लड़की उतरती है, आसपास में देखती है कि कोई नहीं है। उसके बाद बाथरूम क्लीनर लेके आई थी लड़की, उसको शरीर पर डालने से बस ऊपर का चमड़ी जलता था और अंदर कोई तरह का डैमेज नहीं होता और वो अपना बैग से वही बाथरूम क्लीनर निकालती है और अपना हाथ पे डाल देती है और फिर जोर जोर से चिल्लाने लगती है। आसपास के लोग इकट्ठा होते हैं और लड़की के फिर हॉस्पिटल लेके जाते हैं। पुलिस को खबर की जाता है, पुलिस आती है और फिर लड़की से बयान लेती है। लड़की के बयान के हिसाब से लड़के लोग को पकड़ती है, लेकिन जब लड़के से पूछताछ किया जाता है तो लड़का लोग का इनकार कर देते हैं और पुलिस फिर कड़ी दर कड़ी जोड़ती है और फिर वह लड़की से सख्ती से पूछताछ करती है तो यह कहानी सामने आता है। पुलिस फिर उसके जो पिता थे उनको हिरासत में लेते हैं और यह कहानी जो था उसे अब कोर्ट में लेके जाया जाएगा। कोर्ट अखिल खान को क्या सजा देती है, लेकिन अखिल खान जो रास्ता अपनाया वह सही था या गलत था, आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। इस कहानी में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।